नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति कच्चर। पुस्तक का नाम है महाराणा प्रताप। लेखक है गणेश चंद्र जोशी। मनवंतर। हार हारने से न किसी के, हार बैठना मात्र हार है। मेरी मेवाड़ मही। छोड़ चुका चित्तौड़ दुर्ग क्या, चेतक तक भी साथ। दौड़ रहा था खाने को जब स्वयं हाथ को हाथ। उस वेला में स्वाभिमान की किसने बाह गही, बता बता तो सही। रजपूती की कटी नाक वह किस नस के चल रही, सुना सुना तो सही। वह क्या वीर प्रताप न था, मेरी मेवाड़ मही। पति को एकमात्र बस अकबर, नरपति मन सबदार। उस वेला में खड़ी रही किसकी नंगी तलवार। हाँ, किनके भालों की अनिया उस क्षण तनी रही। दिखा दिखा तो सही। लाल लहू से लिखी धरा पर अपनी ख्यात वही, सुना सुना तो सही। वह प्रताप की मनोव्यथा मेरी मेवाड़ मही। मची हुई थी जिस वेला में डौलों की घुड़दौड़। स्वयं वीरता को वरने का किसने बांधा मोड़। उस बारात में साथ रहे क्या मीना भील यही। जगा जगा तो सही। इनकी पदरज से ले ललाट पर कर लूँ मन की चही। सुना सुना तो सही। कह लो तो कि मौर्य में कथा मेरी मेवाड़ मही। ढूंढ रहा हो कण कण में मैं छान तुम्हारी धूल। कोई मिले अछूता पर यह मेरे मन की भूल। नर शोणित से तृप्त सभी कण पी ज्यों दूध दही। झुका झुका तो सही। मेरा यह उद्दंड शीस झुकने की जगह यही। सुना सुना तो सही। निज अतीत की यथा तथा मेरी मेवाड़ मही। इस्लामी इतिहास कह रहा, हिंदी नहीं किसी दिन हारे। गावों पर गावे सहकर भी रहे उछलते बन अंगारे। मुगलों का शासन न जम सका उस दिन तक नित उठी आंधियाँ। जब तक वे हम में घुल मिलकर हो न गए थे स्वयं हमारे। उन सदियों से और गुलामी से फिर कैसा सरोकार है। 65 बरस पार करके भी मनवंतर की यह पुकार है। हार हारने से न किसी के, हार बैठना मात्र हार है। रण जागरण से। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जीवन कथा प्रारंभ करने से पहले एक सफाई देने की जरूरत है। सफाई इस बात की कि महाराणा के साहस, पराक्रम, शौर्य और दृढ़ व्रत को ऐसे सद्गुण है जिन्हें सार्वभौम मान्यता प्राप्त है, परंतु अपने इन सद्गुणों का प्रयोग उनके द्वारा जिस सांप्रदायिक कट्टरता को आधार बनाकर किया गया, उसका युग आज पीछे रह गया है। आज के युग की दृष्टि में अगर हम उन्हें प्रतिगामी तत्वों में सुधार नहीं करते हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी सार्वदेशिक यशो मान्यता को हम क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। आज के प्रगतिशील तत्व उपरोक्त बात मुंह से कहने या कलम से लिखने में भले ही संकोच का अनुभव करते हो, परंतु उनके अंतरंतम मस्तिष्क में यह चिंगारी प्रज्वलित जरूर रहती है और उसे बुझा पाने में प्रायः करके वे स्वयं भी असमर्थता का अनुभव करते हैं। इसलिए मुझे इस मूल शंका पर सीधा प्रहार करने दिया जाए और महाराणा प्रताप की जीवन कथा को इन्हीं शब्दों से प्रारंभ करने दिया जाए कि महाराणा प्रताप अपने युग के महात्मा गांधी थे। इस सारी कथा को इसी तरह ही बात को प्रमाणित करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन पहले मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि प्रगतिशील तत्व की यह निजी प्रकृति है कि अधिक से अधिक वह अपने युग का ही प्रगतिशील तत्व हो सकता है। आगे आने वाले सभी युगों में उसकी मान्यताओं को प्रगतिशील शुमार किया जा सके, ऐसा किसी भी दशा में संभव नहीं माना जा सकता। जो लोग इसे भी संभाव्य मान सकते हैं वे या तो प्रगति शब्द का यथार्थ अर्थ ही नहीं जानते या फिर उनमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अति श्रद्धा है। उदाहरण के लिए
मेरी मान्यता के अनुसार दयानंद सरस्वती अपने युग के प्रगतिशील तत्व थे। आज 100 वर्ष बाद उनके मत को हम प्रगतिशील नहीं कह सकते। ठीक यही दशा मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की समझिए। सारांश, प्रत्येक व्यक्ति अपने युग का ही प्रगतिशील तत्व हो सकता है, सदा के लिए कोई भी नहीं। महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी, इन दोनों को भी मैं अपनी इस उपरोक्त मान्यता के अपवाद नहीं मानता। राणा उदयसिंह के जीवन में अहिंसा के प्रति एक विकृत भावना का अवलोकन हम अन्यत्र कर चुके हैं। जैन उपदेशों के प्रति सद्भावना का उदय तो उनमें इस कारण न हो पाया कि उनकी शैशवावस्था विशुद्ध क्षत्रिय वातावरण में व्यतीत हुई थी, और क्षत्रियोचित सद्गुणों का विकास इसलिए नहीं हो सका कि उन गुणों को उनके कौमार्य काल में खाद्य की प्रगति दुर्लभ रही। अतः उनकी अहिंसा भिरुचि ने भीरुता का रूप ग्रहण कर लिया और शांति प्रियता ने विलासिता का। विलास प्रियता को चरितार्थ करने के लिए वनिता, वारुणी और विद्या के तीनों ही साधन उन्हें सुलभ और प्रिय थे ही। महाराणा प्रताप उनके सबसे बड़े पुत्र थे, अतः उन पर राणा उदयसिंह के उपरोक्त दोनों ही तथाकथित अवगुणों का नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। राणा उदयसिंह की विकृत अहिंसा प्रियता का विकास राणा प्रताप में सत्य के प्रति अगाध आग्रह के रूप में हुआ, तो उनकी अति विलास प्रियता का अत्युग्र कष्ट सहिष्णुता की शक्ल में। राजस्थानी में एक प्राचीन कहावत प्रचलित है, कई तीजी पीढ़ी वहावड़े, कई बीजी पीढ़ी जाए। इस कहावत में भी मनस्तत्व का यही उपरोक्त सिद्धांत गुम्फित सा प्रतीत होता है। महाराणा प्रताप की नैसर्गिक सत्य प्रियता मेवाड़ के लिए न जाने कितना घातक स्वरूप धारण कर लेती यदि राणा उदयसिंह की इन अंतिम इच्छा का अनुसरण कर लिया जाता कि उनके बाद मेवाड़ के राज्य सिंहासन का भार उनके कनिष्ठ पुत्र जगमल को सौंपा जाए, ज्येष्ठ राजकुमार प्रताप को नहीं। वंश परंपरा के अनुसार तो उनका यह आदेश अनुचित और अन्यायपूर्ण था ही। उस पर फिर प्रताप के समान सत्याग्रही और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति किया गया यह अन्याय आगे चलकर कितने दूरगामी दुष्परिणामों का जन्मदाता हो जाता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राणा प्रताप के समान व्यक्ति से यह आशा करना तो असंभव नहीं है कि वे राणा सांगा के समान अपने भाई जगमल के हित में राजपाट छोड़कर गुप्तवास करने चले जाते या अन्यत्र किसी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते। परंतु मेवाड़ को आगे चलकर जो दिन देखने पड़े, उन्हें देखते जगमल के समान लाड़ प्यार में पले राजकुमार द्वारा बापा रावल की वंश मर्यादा की रक्षा किस सीमा तक हो पाती, इसमें भरपूर संदेह है। इस अन्याय के कारण मेवाड़ में गृह कलह को भी प्रोत्साहन मिल सकता था, परंतु वैसी कोई दुर्घटना होनी नहीं दी गई। स्थिति को ठीक समय पर संभाल लिया गया। राणा प्रताप जालोर के सोनगरा नरेश के दोहित्र थे। उनके मामा तत्कालीन जालोर नरेश इस अवसर पर उपस्थित थे। राज तिलक के पहले ही राणा उदयसिंह की दाह क्रिया के तत्काल बाद उन्होंने वयोवृद्ध चुढ़ावत सरदार किसानाजी से बातचीत की और राणा उदयसिंह की इच्छा के अनौचित्य की और भी संकेत किया। वयोवृद्ध सरदार ने कहा, यदि कोई मरणासन व्यक्ति अपथ्य की कामना करता है तो उसका दिल क्यों दुखाया जाए। आप आश्वस्त रहिए, होगा वही जो वंश परंपरा के अनुकूल और न्याय संगत है। मेरी सद्भावना आपके भांजे के पक्ष में है। और हुआ भी यही। भोजन गृह में सामूहिक भोजन की तैयारी थी। राजकुमार जगमल सबसे पहले जाकर सर्वोपरि आसन पर बैठ चुके थे। प्रताप इस अपमानजनक स्थिति का साक्षी स्वयं ही को न होना पड़े, इस उद्देश्य से अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चल देने की तैयारी में थे, परंतु उन्हें रोका गया। रावत किसनाजी और भूतपूर्व ग्वालियर नरेश रसोड़े में राजकुमार जगमल के पास गए और यह कहते हुए कि महाराज, आपसे त्रुटि हो गई जान पड़ती है। यह आसन आपके लिए नहीं, आपके बड़े भाई राणा जी प्रताप के लिए है।
जगमल के दोनों बाजू पकड़कर उन्हें समीप के दूसरे आसन पर बिठा दिया। तब राणा प्रताप ने भी आकर अपना नैसर्गिक आसन ग्रहण कर लिया। जगमल ने भी सामंतों की इच्छा को सर्वोपरि मानकर उसे सिरोधार्य कर ली। महाराणा प्रताप के राजत्व काल में घटी घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में हृदयंगम करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उनके इन कांटों के ताज की वास्तविक पृष्ठभूमि का अवलोकन कर लिया जाए। राणा उदयसिंह अपनी सही शक्ल में एक आराम तलब नरेश थे, परंतु उनका राजत्व काल वस्तुतः उनके राज्य के पिछले दिनों में उनकी इस आराम तलबी के अनुकूल न रहा। सम्राट अकबर ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी तोपों के मुंह और अपनी तथाकथित कपट नीति के सींग सबसे पहले राजस्थान के राजपूत नरेशों की दिशा में मोड़े। पहले पहल उसने जोधपुर नरेश मालदेव को संभाला। जोधपुर और मेड़ता मुगलों के कब्जे में आ गए। अम्बेर नरेश ने हवा की रुख को पहचान कर अकबर की वश्यता स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, वहाँ के तत्कालीन नरेश भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह तक अकबर के साथ कर दिया। इस प्रकार वे दोनों एक प्रकार से संबंधी हो गए। इस घनिष्ठता का प्रभाव शेष राजपूतों पर भी पड़ा। एक एक करके छोटे बड़े सभी राजपूत नरेश अकबर की वश्यता स्वीकार करने लगे। रह गए केवल मेवाड़ नरेश उदयसिंह। यदि इन्हें भी अकेला छोड़ दिया जाता और यदि मेवाड़ की राजनीति तत्कालीन सामंतों के प्रभाव में न होती तो शायद मेवाड़ भी अकबर की वश्यता में बिना रक्त बहाए ही आ जाता। परंतु मेवाड़ की परंपरा राणा सांगा ने बाबर से युद्ध ठानकर एक दूसरे ही दिशा में डाल रखी थी। पाठकों को स्मरण होगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच में संधि तक होने जा रही थी। रायसीन नरेश सिलादी जो बाद में राणा का पक्ष छोड़कर बाबर की सेना में जा मिले थे, वे उन संधि प्रस्तावों को लेकर दोनों ही दिशाओं में बीच बचाव कर रहे थे। वह संधि वार्ता विफल रही क्योंकि राणा सांगा बाबर से फिर भले ही वह नाम मात्र का ही हो कुछ वार्षिक कर वसूलना चाहते थे। यानी दूसरे शब्दों में बाबर दिल्ली का बादशाह भी बनकर रहे परंतु चित्तौड़ का मातहत रहकर। ऐसी दशा में चित्तौड़ के लिए यह कैसे संभव था कि वह उसी बाबर के पोते की वश्यता सहज ही में स्वीकार कर लेता। इसी बात को यदि दूसरी दिशा से शुरू की जाए तो यों कहा जा सकता है कि विलक्षण बुद्धि राणा उदयसिंह ने भी समय के रुख को पहचान रखा था। वे जानते थे कि तोपों और तीरों के इस युद्ध में विजयी अंततः तोपों और बंदूकों को ही होना है। चित्तौड़ सर्वस्व होम कर भी अपनी रक्षा में आगे भी 2 बार असमर्थ रह चुका था। सिसोदिया केसरिया कर सकते हैं, जौहर कर सकते हैं, इस प्रकार चित्तौड़ में तीसरी बार साका भी हो सकता है। परंतु इतना मूल्य चुकाने के बाद भी चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा हो सकना असंभव है। बेशक इस दूरदर्शिता में उस रणोन्माद का तो अभाव है जो बापा के प्रत्येक वंशज में जन्मजात होने की आशा की जाती थी। परंतु यदि सच कहना अपराध नहीं है तो तत्कालीन स्थिति में भी इससे भिन्न नहीं थी। तब भी ये बुद्धिपूर्ण तर्क तत्कालीन सामंतों को समझाता कौन, और फिर समझाने पर भी उनकी समझ में आता क्या? सच तो यह है कि इस विवाद के दोनों परस्पर विरोधी पक्ष इतने प्रबल आधारों पर आधारित है कि इनमें से एक को भी आज दिन भी गलत कहने का साहस नहीं होता। पहले इस बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पूर्ण तर्क को ही लीजिए। यदि सभी सामंत वर्ग इस तर्क को अपनाकर राजा भारमल की कोठी में जा बैठते तो क्या महाराणा प्रताप का सुयश इतना व्यापक और स्थिर हो पाता जितना कि वह आज भी बच्चे बच्चे की जबान पर है और जिसका नाम लेते ही हर एक हिंदू का सिर 1.5 बिलस्त ऊपर उठ जाता है। उधर दूसरे पक्ष को अपनाकर तो मेवाड़ और उसका सिसोदिया वंश इतना बल क्षीण हो गया कि उसके बाद एकाध बार को छोड़कर कभी अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा सका। माना कि पहले मार्ग को अपनाकर मेवाड़ भौतिक समृद्धि में आम्बेर राज्य के समान या उससे भी अधिक समृद्धिशाली बन सकता था,
परंतु इस दूसरे मार्ग ने उसके नाम को जो कीर्ति के शिखर पर इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि जिसकी उपमा ढूंढ निकालना आसान नहीं है। कहते हैं अकबर द्वारा चित्तौड़ पर जब पहला आक्रमण हुआ, उस समय राणा उदय सिंह की एक प्रेयसी पदार्यथ ने इतनी वीरता दिखाई कि अकबर को चित्तौड़ पर फिर से आक्रमण करने न करने के विषय में सोचना पड़ जाता। परंतु राणा उदय सिंह ने उस वीर नारी की प्रशंसा भरे दरबार में इतनी चढ़ा बढ़ाकर करी कि सामंत लोगों ने उस प्रशंसा को असली राजपूती शौर्य पर एक कलंक सा समझा। इससे उस पदार्यथ को षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करवा दिया गया। राणा उदय सिंह को अपने इस प्रेयसी का, एक वीर नारी का वध इस नीचता पूर्वक हुआ देखकर सामंतों के प्रति अरुचि सी हो गई। तब भी उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का परित्याग तो नहीं किया, परंतु हाँ, अपने मन को इस युद्ध से तटस्थ सा अवश्य बना लिया। चित्तौड़ दुर्ग का त्याग तो उन्होंने तभी किया जब सामंतों के लिए केसरिया करके निकलने के सिवा और स्त्रियों के लिए जौहर करके जल मरने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही शेष नहीं रह गया। उपरोक्त वीर नारी के वध के संवाद और उससे उत्पन्न शत्रु पक्ष के अंतर्विरोधी की चर्चा सम्राट अकबर के शिविर तक पहुँचे बिना नहीं रही। परिणाम यह हुआ कि सम्राट अकबर का साहस और उत्साह जो डामाडोल होने लग गया था, उसके पांव फिर से जम गए और अकबर ने निर्णायक लड़ाई लड़े बिना वहां से नहीं हटने का निश्चय सा कर लिया। अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर होने वाले इस इतिहास प्रसिद्ध आक्रमण में अकबर को कितनी बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी, इसका अनुमान एक इसी तथ्य से बखूबी लगाया जा सकता है कि उस आक्रमण के लिए एकत्रित मुगल पक्षीय सेना का पड़ाव एंडोली ग्राम से लेकर बूसी तक पूरे 5 कोस के विस्तार में शिविर से अड़े शिविर के रूप में पड़ा था। राणा सांगा से युद्ध करके बाबर को जो अनुभव प्राप्त हुए थे, उनके लाभ उठाने में अकबर असावधान नहीं था। राणा सांगा के साथ पाठकों को स्मरण रहना चाहिए कि कर्णोवा के युद्ध के अवसर पर 80,000 घुड़सवारों की सेना थी। इस ऐतिहासिक घटना का कोई भी जानकार शत्रु चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पूर्व अपने सैन्य बल को तोले बिना इस दिशा की ओर मुख तक करने का साहस कैसे कर सकता था। परंतु इधर मेवाड़ की दशा उसके नाम और यश की ख्याति के अनुपात में उतनी सबल और पुष्ट नहीं थी, हो भी कैसे सकती थी। इस आक्रमण से कुछ ही वर्ष पूर्व चित्तौड़ का दूसरा ऐतिहासिक साका होकर चुका था, जिसमें न केवल मेवाड़ के प्रत्युत राजस्थान भर के अन्य मेवाड़ सहायक नरेशों तक के योग्य और अनुभवी वीर योद्धा काम आ चुके थे। आज जो सामंत और सैनिक चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग की स्वतंत्रता और यश गरिमा की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों की आहुतियाँ देने के लिए उपस्थित थे, उनमें 99% वे ही युवक थे जो उस साके के समय या तो स्तनपान कर रहे थे या जो अपनी माताओं के गर्भों में पनप रहे थे। संतोष का विषय इतना ही था कि इन युवक क्षत्रिय सैनिकों में परिपक्व अनुभव का अभाव होते हुए भी उनकी नसों में बहने वाले रक्त में क्षत्रियोचित साहस, पराक्रम और जातीय अभिमान के निर्वाह में अपने प्राणों तक की होम देने की उत्सर्ग भावना में कोई कमी नहीं थी। और फिर बाबर तथा राणा सांगा के मध्य हुए कर्णोवा के युद्ध में एवं गुजरात के सुल्तान बहादुर के विक्रमादित्य कालीन आक्रमण के समय में और उदय सिंह कालीन अकबर के चित्तौड़ आक्रमण में एक बहुत बड़ा अंतर यह भी था कि उन पूर्वोक्त अवसरों पर आम्बेर और जोधपुर के नरेशों की शक्तियां भी इस दुर्ग की रक्षा के निमित्त उपयोग में आ रही थी, जबकि इस अवसर पर उनका प्रयोग कुछ तो तटस्थता के रूप में और कुछ चित्तौड़ के विरुद्ध उसके विध्वंस में हो रहा था। यह नहीं कि राठौर व कछवाहा रक्त चित्तौड़ की मान मर्यादा की रक्षा में था ही नहीं। कई वीर योद्धा इस साके के अवसर पर भी इस पक्ष की ओर से लड़े और काम आए, परंतु वे सब या तो छोटे छोटे जागीरदार थे या फिर वे जिनकी अपनी जागीरें छीन चुकी थी और जिन्होंने मेवाड़ में आकर एक प्रकार से शरण ग्रहण कर रखी थी। इस अवसर पर जो भी वीर सामंत चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा के निमित्त सिसोदिया पताका के नीचे एकत्रित हुए थे, वे सब इस तथ्य से
अनअवगत नहीं थे कि इस बार के चित्तौड़ पतन और पराजय के पश्चात पराधीनता की बेड़ियों के अतिरिक्त कहीं स्थान उनके लिए शेष नहीं है, क्योंकि कन्नौज विजय के तत्काल बाद जोधपुर के पतन और आम्बेर के अनुगत हो जाने से एक तरह से यह विश्वास लोगों के हृदयों में घर करने लग गया था कि सम्राट अकबर के नक्षत्र इस काल प्रबल है और केवल एक मेवाड़ ही ऐसा स्थल शेष है जहां हिंदुत्व अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। वैसे तो भारत के इतिहास का और उसमें भी विशेष करके राजपूत इतिहास का साध्योपांत अवलोकन कर जाइए। इन वीरों में विजय प्रेम के विकल्प में रण मरण की आकांक्षा, हम दोनों में रण में मरण के प्रति आकर्षण कुछ अधिक अंशों में ही दृष्टिगोचर होगा। युद्ध क्षेत्र के माध्यम प्राणोत्सर्ग में इन वीरों का अति आकर्षण इस प्रबल विश्वास पर आधारित था कि वीर गति का दैवी पुरस्कार स्वर्ग प्राप्ति से अल्प नहीं होता। उस पर फिर यहाँ नया अनुमान कि यदि इस रण में प्राणोत्सर्ग न कर पाए तो शेष जीवन में उन सब अपमानों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा जो पराधीन और दास्यपूर्ण जीवन में भोगने पड़ते हैं और जो रौव नरक से कदापि कम नहीं आके जा सकते। उस काल के जनसाधारण तक को यह विश्वास हो चला था कि मुगल राहु जो इस भारत भूमि के चंद्र को कला प्रति कला ग्रसता चला जा रहा है, वह पूरे खगास्त्र से पूर्व समाप्त नहीं होने का। इसलिए न केवल युद्धरत क्षत्रिय वीरों की ही प्रत्युत चित्तौड़ के जनसाधारण तक की अंतिम आशा एकमात्र इसी दुर्ग की रक्षा पर केंद्रित हो चुकी थी। यही कारण था कि दुर्ग के सूर्यद्वार पर वीर मेड़तिया सरदार जयमल का अंत जब स्वयं अकबर की परम विश्वस्त संग्राम नामक बंदूक के अचूक निशाने से हो गया और दुर्ग का प्रमुख सूर्यद्वार अरक्षित होकर पतन उन्मुख होते दिखाई दिया, तो फिर वीर लोगों के लिए केसरिया करके निकल पड़ने और दुर्ग की वीरांगनाओं के सामने जौहर व्रत लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न रहा। कहने के लिए तो यही कहा जाएगा कि सम्राट अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अभूतपूर्व प्रकार की विजय प्राप्त की, परंतु विजय लाभ में अकबर को नगर की शून्यता, दुर्ग के जनरिक्त कक्षों, प्राचीरों के प्रस्तरों और अन्यान्य जड़ सामग्रियों के अतिरिक्त कोई भी प्राणी नाम का जीव उसका अभिवादन करने के लिए दृष्टिगोचर न हुआ। हाँ, मृत शरीरों के अंबार स्थान स्थान पर इस दुर्ग की स्वाधीनता का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राप्य अवश्य थे। चित्तौड़ दुर्ग अपने जन्मकाल से लेकर उस दिन तक मेवाड़ के शासक दुर्ग पद का उपभोग 1000 से भी ऊपर वर्ष पर्यंत कर चुका था। अपने इस दीर्घ जीवन काल में इस दुर्ग ने अनेकों युद्ध, असंख्य आक्रमण और अगणित मुकुट परिवर्तन देख लिए थे, परंतु यह अंतिम आक्रमण जो उसके मरण का त्योहार बनकर आया था, सारे जीवन में प्रथम और अंतिम दोनों ही था। इस आक्रमण ने उसे अपराजय पद से धकेलकर आधुनिक अरक्षणीय स्तर पर लाकर रख छोड़ा, परंतु साथ ही इसी अंतिम आक्रमण ने इसके अमर गौरव को अमूल्य पद प्रदान करने में भी कोई कोर कसर नहीं रखी। अनुमान कीजिए कि जिस दुर्ग की गौरव रक्षा के लिए एक ही दिन के निर्णायक युद्ध में 31,000 जनसाधारण, 13,000 योद्धा, 1700 के करीब राणा के बंधु बांधव वीर गति को प्राप्त हुए हो, उस दुर्ग की गौरव गरिमा का मूल्यांकन कर सकना क्या आसान काम है? इतना ही क्यों, उस राशि में जोड़ने के निमित्त अभी तो मेवाड़ की असली और सबसे अधिक मूल्यवान निधि अलग ही रखी हुई है। आप इस उपरोक्त अनुमान राशि में 3 रानियां, 7 राजकुमारियां और 13,000 कुसुमोपम महिलाओं की पवित्र भस्म को भी मिलाकर अपनी कल्पना को ऊंची से ऊंची उड़ने के लिए छोड़ कर देखिए कि क्या वह चित्तौड़ दुर्ग के गौरव शिखर तक पहुंच पाती है क्या? अपनी ओर से हम यहाँ निसंकोच कह सकते हैं कि अपने आप को हम गणित के इतने बड़े प्रश्न को हल करने में असमर्थ पाते हैं। अतः
इस समस्या को हल करने की दशा में यहाँ हम स्वाधीनता संग्राम के इस वीर शहीद चित्तौड़ की नर शोणित सिक्त नींवों में अपने श्रद्धामय नमस्कार की पुष्पांजलि मात्रा अर्पित करके उससे विदा ले लेंगे। प्राग स्वाधीनता काल में महात्मा गांधी युगित भारतीय राष्ट्र महासभा के अधिवेशन प्रायः प्रति वर्ष विविध नगरों में संपन्न होते थे और उस प्रत्येक अधिवेशन से पूर्व एक किसी नेता को जब उस अधिवेशन तथा आगामी वर्ष के लिए सभापति का पद दिया जाता था तो उस आंदोलन काल में उस पद को ग्रहण करने वाले नेता के संबंध में हम कहा करते थे कि इस बार कांटों का ताज अमुक नेता ने स्वीकार किया है। अब आप उपरोक्त पृष्ठभूमि की रोशनी में देखकर निर्णय करें कि महाराणा प्रताप का उस समय मेवाड़ के राज पर पद को ग्रहण करना सुख सैया था या कांटों का ताज। यद्यपि चित्तौड़ के उपरोक्त अंतिम शाके के बाद उदय सिंह 4 वर्ष और जिए थे, अतः राणा पद जब महाराणा प्रताप को प्राप्त हुआ उस वक्त यह उपरोक्त घटना 4 वर्ष पुरानी पड़ चुकी थी, परंतु परिस्थितियां में कोई खास अंतर नहीं पड़ा था। प्रत्युत मेवाड़ के लिए तो उन दिनों के घटना चक्रों के अनुसार परिस्थितियां दिनों दिन और भी विषम से विषमतर होती चली जा रही थी। कर्णुवा के युद्ध क्षेत्र में बाबर द्वारा पराजित होने के क्षोभ में राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक विजय लाभ न कर लेंगे तब तक वे चित्तौड़ दुर्ग में प्रविष्ट न होंगे। उनके बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र राणा रतन सिंह ने भी उस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमजीत ने उस प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, परंतु उनका कार्यकाल बहुत ही संक्षिप्त रहा। राणा उदय सिंह सांगा के सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। उनका भी राजतिलक कुंभलमेर में हुआ। हाँ, वे अपने राजत्व काल के दीर्घ भाग तक चित्तौड़ में रहे सही, परंतु अंत समय में उन्हें भी चित्तौड़ का परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा सांगा की प्रतिज्ञा के बाद चित्तौड़ नगर व दुर्ग मेवाड़ की राजधानी एक प्रकार से अपवाद स्वरूप ही रहा। राणा प्रताप का राजतिलक तो खैर चित्तौड़ के दुर्ग में होने का प्रश्न ही नहीं था, अतः वह कैलवा के दुर्ग में संपन्न हुआ। सच तो यह है कि राणा सांगा के बाद राजतिलक का उत्सव चित्तौड़ दुर्ग में या तो किसी नरेश का हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो वह उस नरेश के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सका। राणा रतन सिंह जब राजा सिंहासन पर आसीन हुए उस अवसर पर तो मेवाड़ की राजधानी मैदानों में ही थी, और राणा उदय सिंह के विषय में हमें ज्ञात है कि उनका राजतिलक कुंभलमेर में हुआ था। राणा विक्रमजीत का राजतिलक चित्तौड़ दुर्ग में हुआ हो, परंतु उनका वध नवीर द्वारा हो जाने के कारण हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह उनके लिए सौम्य फलदायक सिद्ध नहीं हो सका। उपरोक्त विवरणों को पढ़ चुकने के बाद इस बात को दोहराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जिन विषम परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का राजमुकुट अपने शीश पर धारण किया, उस समय भारत की परिस्थिति और राजपूत जाति की मनोदशा सम्राट अकबर की दिशा में उससे भिन्न नहीं थी, जिसका अवलोकन वे लोग प्रत्यक्ष रूप से कर चुके हैं जिन्होंने इस 20वीं सदी के प्रथम चरण में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से आकर भारत की राजनीति में प्रवेश करते देखा है। इन दोनों कालखंडों में यदि कोई विशेष अंतर था तो केवल इतना ही कि महात्मा गांधी जिस समय भारतीय राजनीति में उतरे उस समय भारतीय जनसामान्य ब्रिटिश राज्य की ऊपरी चमक दमक के वास्तविक स्वार्थपूर्ण रहस्य से अवगत होने लग गया था। यानी भारत में अंग्रेजी राज्य उस युग में अपने चौथे और अंतिम प्रहर में प्रवेश कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप के कार्यकाल में अकबरी राजनीति का प्रथम प्रहर ही आरंभ हुआ था। अतः राजस्थान के राजपूत नरेशों पर उसका आकर्षण और प्रभाव अपनी उदयमान स्थिति में था। बाबर, हुमायूं और अकबर, इन तीनों में सम्राट अकबर ही प्रथम नरेश था, जिसका जन्म भी भारत की पवित्र भूमि पर ही हुआ था। अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह निसंकोच कहा जा सकता है कि उसका आकर्षण भी इस भूमि की ओर प्रथम 2 नरेशों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक था। इधर परंपरा से यह रूढ़ि चली आई थी कि परास्त नरेश
या विजयी नरेश दोनों ही भिन्न भिन्न जातियों के क्यों न हो, उनमें कन्याओं के आदान प्रदान में धर्म और जाति की बाधाएं इतिहास के किसी भी काल में नहीं हुई। इन्हीं दो कारणों को आगे रखकर अकबर ने राजपूत जाति में विवाह करने और राजा भारमल इत्यादि ने कन्या प्रदान करने में किसी किस्म का संकोच अनुभव नहीं किया। औरों की तो बात ही क्यों की जाए, स्वयं इन पंक्तियों के लेखक ने कई वर्षों पूर्व इसी संबंध में लिखे अपने किसी लेख में लिखा था कि आज के युग में जब हम अपनी अरुणा बहन को आसिफ अली के साथ विवाह कर लेने के कारण बधाई देकर उनके साहस की सराहना कर सकते हैं, तो फिर आम्बेर कुमारी तथा जोधाबाई की मर्सना उसी के समान किसी एक कारण को लेकर किस मुंह से कर सकते हैं। भूलना नहीं चाहिए कि अकबर के रनवास में उनकी राजपूत पत्नियों को व्रत उपवास रखने, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करने इत्यादि पर किसी किस्म की बंदिश नहीं थी। और फिर जिस प्रकार हिंदू धर्म में अपनी कन्या को किसी यवन मलेच्छ या विधर्मी को ब्याह देना पाप में शुमार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस्लाम मजहब में भी किसी नारी को कलमा पढ़ाए बिना, मुसलमान बनाए बिना पत्नी रूप में ग्रहण कर लेना शरीयत के अनुसार कम गुनाह नहीं है। इन ऊपरी तर्कों के आधार पर ही हम तथा कथित प्रगतिशील लेखक या पाठक जब इतिहास पुस्तकों में अकबर और महाराणा प्रताप के प्रसंग पर आते हैं, तो अनायास ही हमारा मन कह उठता है कि अकबर और मानसी उस काल में भी महात्मा गांधी के समान हिंदू मुस्लिम ऐक्य के समर्थक थे। अतः युग पूर्व भले ही रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि उनके विचार प्रगतिशील थे, और इधर महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए भी यह मान बैठते हैं कि वह उनका सांप्रदायिक उन्माद मात्र था। प्रथम तो उस भरपूर सामंत युग में, जबकि स्वयं पूंजीवाद का भी उदय नहीं हुआ था, राष्ट्रीयवाद का उदय मान लेना, और वह भी केवल आंतर सांप्रदायिक विवाहों मात्र के आधार पर, अपने आप में एक ऐसी भयंकर त्रुटि है जिसकी आशा किसी सावधान प्रगतिशील विचारक से की ही नहीं जा सकती। साम्राज्य अशोक का भी था, साम्राज्य अकबर ने भी स्थापित किया था, तो क्या एकमात्र साम्राज्य के लक्षण को लेकर उस युग को साम्राज्यवादी युग की संज्ञा दी जा सकेगी? साम्राज्यवाद तो स्वयं पूंजीवाद की अंतिम और चरम विकसित अवस्था को ही कहा जा सकता है। सामंतिक साम्राज्य उस परिभाषा में आ ही नहीं सकता, और उसी प्रकार राष्ट्रवाद स्वयं ही पूंजीवाद का एक प्रकार से धर्म है। यानी जिस प्रकार सामंत युग में सामंत सत्ता का पोषण धार्मिक साधु संतों द्वारा होता है, उसी प्रकार पूंजी युग में पूंजी संपन्न लोगों के स्वार्थों को संरक्षण राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा प्राप्त होता है। अकबर और मानसी के युग में राष्ट्रवादी भावनाओं की कल्पना करना ठीक वैसी ही बात है जैसे माता के जन्म से पहले ही पुत्री के जन्म की कल्पना कर लेना। भारत में आकर स्वयं बाबर ने राणा सांगा के समान शत्रुओं से युद्ध करके इस बात का अनुभव प्राप्त कर लिया था कि भारत में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम की जड़ें नहीं जमाई जा सकती। यहाँ के भोले और विश्वासी लोगों को तो अपन पे के दायरे में लेकर ही वश में किया जा सकता है। इसके सिवाय एक बात और भी थी, बाबर, हुमायूं और अकबर को इस्लाम के प्रसार से भी अधिक लालसा अपने पैर भारत में जमाने की थी। धर्म प्रसार तो उनके लिए गौण उद्देश्य था। ऐसी अवस्था में अकबर सरीखे चतुर शासक ने अगर इस मधुर मार्ग को अपनाया तो उसमें आश्चर्य जैसी बात ही क्या हो सकती है। और अब असल बात पर आइए। संप्रदाय या राष्ट्रवाद कुछ भी हो, इन दोनों से ऊपर व्यक्ति का एक नैसर्गिक धर्म भी होता है। बल प्रधान युग में शेष सभी प्रवृत्तियों का संचालन उसी नैसर्गिक धर्म के आधार पर होता है। उसे आप चाहे तो वैयक्तिक धर्म कह लीजिए या पारिवारिक धर्म। उस धर्म की आधारशिलाएं व्यक्ति या परिवार के सामाजिक सम्मान या अपमान पर आधारित रहती है। कल्पना कीजिए
कि आप किसी मार्ग से गुजर रहे हैं। रास्ते में आपने देखा कि दो विद्यार्थी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आपने उन दोनों बालवीरों को एक दूसरे से छुड़ा तो दिया, परंतु आप देख रहे हैं कि उन दोनों का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पता लगाने से मालूम हुआ कि इस लड़ाई का मूल कारण हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर मात्र थे, जिसका अर्थ हमारे समाज में सर्वव्याप्त सा है। अर्थात एक ने दूसरे को साला कह दिया था। समाज में प्रत्येक बहन का विवाहित भाई किसी का साला और किसी एक का बहनोई होता ही है। परंतु यह आरोप सुनकर आप भी यह कहे बिना नहीं रहेंगे कि वास्तव में जिसने अपने दूसरे सहपाठी को साला कहा वह अपराधी है। हमें पूछ लेने दीजिए कि क्यों। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अन्य किसी व्यक्ति का जामाता या बहनोई होने की घोषणा करता है, तो उस घोषणा को सुनकर किसी को क्रोध क्यों आना चाहिए? जिस स्त्री या कन्या से वह व्यक्ति सच्चा या झूठा, गुप्त या प्रकट अपना संबंध जोड़ रहा है, उस संबंध से ही जब पिता या भाई को कुछ लेना देना नहीं, तो फिर उस अकारण क्रोध का कारण क्या है? जिस गुप्त या प्रकट संबंध की घोषणा वह कर रहा है, उसे सुनकर यदि उस स्त्री के पति को या उसके परिवार वालों को क्रोध आता है, तो उसको तो अकारण नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वैसे किसी गुप्त या प्रकट संबंध के कारण वैयक्तिक संपत्ति में भागीदारी लेने के लिए अपैतृक अंश के उपस्थित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। परंतु किसी स्त्री या कन्या के पितृकुल को क्या? यदि पुत्री या बहन है तो किसी न किसी का ससुर या साला तो कहलाना ही है। उसमें फिर अ का साला या ससुर हुआ तो क्या और ब का हुआ तो क्या? परंतु असल बात यह है कि आदिम युग से ही मनुष्य जाति में अन्यान्य कुलों गिरोहों पर आक्रमण करके पराजित कुल की कन्याओं को हरण कर लाने की परिपाटी रही है। कन्याओं का हरण स्वयं अपने आप में पराजय के कलंक का प्रतीक और सूचक बन गया। राजाओं में भी पराजित नरेश की बहन या बेटी से ब्याह कर लेने की जो परिपाटी चली आ रही थी, वह भी उसी आदिम युगीन प्रथा की अवशेष थी। इतना ही नहीं, जनसाधारण तक में ब्याह के समय और उसके बाद भी बेटी का बाप अपने आप को दूल्हे के पिता से हेटा समझकर चलता है। उसका भी मूल कारण उसी प्राचीन युग की उन बर्बर प्रथाओं में मिलेगा। यह उपरोक्त विश्लेषण अप्रासंगिक नहीं है। इसकी आवश्यकता इस स्थल पर इसलिए पड़ गई कि बिना इस विश्लेषण के हम राणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच हुई हल्दी घाटी के घमासान युद्ध का बुद्धि संगत कारण प्राप्त करने में असमर्थ रहते। राजधानी भले ही कैलवा गांव की ही क्यों न हो, मेवाड़ के महाराणा के शासन में चाहे वे 360 पहाड़ी गांव ही क्यों न रह गए हो, जो भील मीना व गिरोसियों से अधिकांशतः अधिवसित थे, परंतु फिर भी महाराणा प्रताप राजस्थान भर की श्रद्धा और सम्मान के प्रमुख पात्र तो थे ही। हिंदुत्व और क्षत्रिय कुल के धर्म रक्षक के नाम से उनकी मानसिक पूजा घर घर में व्याप्त थी। महाराणा प्रताप ने सबसे पहले काम अपने राजत्व काल में यह किया कि जिन जिन नरेशों ने मुगल सम्राट या उसके कुल से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, उन सब का और उनके साथ साथ उन लोगों का भी जो वैसे नरेशों से रोटी बेटी का व्यवहार रखते हो, जातीय बहिष्कार घोषित कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो उस काल उस उद्घोषणा का मूल्य व्यवहारिक स्तर पर नगण्य के समान ही था, क्योंकि तत्कालीन अवस्था में प्रथम तो अधिकांश राजपूत आम्बेर और जोधपुर के महाराणाओं के शिविर की ओर अधिक आकर्षित थे। उन्हें उस दिशा में उन्नति और समृद्धि की आकांक्षाएं खींचे लिए जा रही थी। द्वितीय, महाराणा और उनके कुछ 1 सहस्त्र साथियों का निवास उस समय अरावल्ली की उन एकांत घाटियों में था जहां कदाचित ही किसी को आने जाने की आवश्यकता हो। इतना सब कुछ होते हुए भी जिस महत्वपूर्ण स्रोत से उस बहिष्कार और असहयोग का उद्गम हुआ था, वही सारी राजपूत जाति को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। कारण राजपूतों का एक बहुदल आजीविकाओं के लोभ में पड़कर अकबर समर्थक क्यों न हो गया हो,
उनके अपने ही मन की ग्लानि उनको अपनी ही नज़रों में पतित समझने के लिए बाध्य अवश्य कर रही थी। आम्बेर के महाराजा मानसी उस समय सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए शोलापुर के युद्ध में व्यस्त थे। महाराणा प्रताप द्वारा किए गए उनके और उनके समान अन्य राजपूतों के प्रति जातीय बहिष्कार की चर्चा रहते रहते उनके कानों तक भी पहुंची। पहले पहल तो उन्होंने उस चर्चा को अफवाह मात्र मानकर टालना चाहा, परंतु जब इस चर्चा की पुष्टि अनेकानेक स्रोतों से बार बार होती ही रही तो फिर उनके पास इस बात के सिवा और कोई विकल्प न रहा कि वे अपने पक्ष के बहुदल की ओर संकेत करके राणा के इस बहिष्कार का मूल्य नगण्य के समान आंकने का दर्प दिखावे। मजलिसों की बातचीत में वे और उनके अन्य साथी नरेश या सामंत लोग इस बहिष्कार के प्रति कितनी ही उपेक्षा का भाव प्रदर्शित क्यों न करते रहे, उनके हृदय में मेवाड़ के राजघराने द्वारा उठाया गया यह कदम हर घड़ी कांटों की तरह सालता अवश्य था। अतः महाराजा मानसी जब शोलापुर से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे, उस अवसर पर उन्होंने महाराणा प्रताप से स्वयं मिलकर इस तथ्य के सच झूठ का परीक्षण करने का निर्णय किया। आम्बेर के महाराजा मानसी वास्तव में एक चतुरतम राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार स्वयं महाराणा के अतिथि बनने और उनके यहाँ भोजन ग्रहण करने में उनका आशय अत्यंत ही गूढ़ और नेक नियति का था, इसमें कोई संदेह नहीं। बहिष्कार की बहुचर्चित चर्चाओं का पहला आखेट आम्बेर का कचवाहा राजघराना ही समझा जाता था। वे यह भी मानते थे कि जमाने की हवा देखते उनके राजघराने ने अकबर के साथ संबंध स्थापित करके राजनीति की दृष्टि से कोई बुरा काम नहीं किया है। फिर भी जातीय धर्म और परंपरा के अनुसार राणा की कट्टरता सराहनीय तथा लोक प्रशंसा की पात्र तो है ही। यह सब कुछ होते हुए भी वे नहीं चाहते थे कि आमेर और मेवाड़ के राजघरानों में इसी विषय को लेकर वंश परंपरा तक के लिए कटुता की नींव पड़ जाए। अतः उन्होंने इस यात्रा के अवसर का उपयोग जानबूझकर राणा के अतिथि बनने के रूप में किया। उनका विश्वास था कि राजपूत मर्यादाओं के अनुसार राणा प्रताप घर आए अतिथि का अपमान तो करेंगे नहीं, बाद में भले ही गंगाजल लेकर या यज्ञोपवीत बदलकर प्रायश्चित क्यों न कर ले। वास्तव में यदि राणा प्रताप इस प्रभाव में आकर महाराजा मानसी के साथ बैठकर भोजन कर लेते तो महाराजा मानसी और आम्बेर राजघराने के जातीय बहिष्कार की चर्चाएं जो दूर दूर तक फैली चुकी थी, उनके निराकरण का एक सुदृढ़ साधन प्राप्त हो जाता। परंतु इधर महाराणा प्रताप और उनके स्वजन परिजन भी इस संभावना से असावधान हो ऐसी बात नहीं। छल कपट और कुटिल राजनीति के क्षेत्र में वे सम्राट अकबर और उनके अनुयायियों के समकक्ष न भी हो, परंतु राजसिक मान मर्यादाओं तथा आतिथ्य सत्कार के अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वाह में वे अपटू नहीं थे। न उन्हें इस बात का शिक्षण ग्रहण करने के लिए किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता थी कि ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने जातीय तथा धार्मिक बंधनों का समुचित निर्वाह करते हुए किस प्रकार सकुशल उन्हें पार करके बाहर निकल आया जाए। अतः आतिथ्य कक्ष में जब महाराजा मानसी भोजन पर बैठे और थाल उनके सामने परोसकर लाया गया तो उनके साथ भोजन करने के लिए महाराणा का ज्येष्ठ राजकुमार मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी अमर सिंह आकर उपस्थित हो गया। इसमें महाराज मानसी के लिए अपमान जैसी कोई बात भी नहीं थी। यदि महाराजा मानसी उस परिस्थिति को मन ही मन शिरोधार्य कर भोजन ग्रहण करने लग जाते तो शायद दोनों पक्षों की बंदिशें निभ जाती। इधर तो महाराजा को बहिष्कार संबंधी चर्चाओं के निराकरण का एक सूत्र प्राप्त हो जाता, उधर महाराणा शायद युवक अमर सिंह की शुद्धि करके या शायद परित्याग करके भी अपने वचन को अंदर ही अंदर निभा लेते। परंतु महाराजा मानसी ने अपने साथ बैठकर भोजन ग्रहण करने के निमित्त स्वयं महाराणा प्रताप को बुलाने का हठ किया। आतिथ्य धर्म के निर्वाह को सबसे ऊपरी कर्तव्य मानकर ही उन्हें कहलवा दिया गया कि महाराणा अस्वस्थ है। उनके सिर में दर्द होने के कारण वे भोजन में साथ निभाने में असमर्थ है।
आप इस संबंध में राजकुमार को उनका प्रतिनिधि मानकर भोजन ग्रहण करें। सच तो यह है कि इस पर महाराजा मानसी को संतोष करके भोजन आरंभ कर देना चाहिए था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस अवसर पर महाराजा की कछवाहा कुलोचित राजनीति के स्थान पर युवावस्था के अनुकूल अपरिणाम दृष्टा उत्साह अधिक क्रियाशील था। उन्होंने कहा कि महाराणा महोदय को निवेदन किया जाए कि इस अवस्था या सिरदर्द का अभिप्राय किसी से गुप्त नहीं है, फिर भी उन्हें उदारतापूर्वक विचार करना पड़ेगा कि जो घटनाएं हमारे कुल में घटित हो चुकी है उन्हें अब अघटित नहीं किया जा सकता। वैसी दशा में यदि महाराणा स्वयं ही हमारा त्याग कर देंगे तो फिर राजपूत जाति में हमें अपनाएगा कौन? महाराणा बड़े हैं, उन्हें इन सभी परिस्थितियों पर दृष्टिपात करके स्वस्थ चित्त से इसके दूरगामी परिणामों तक विचार करना चाहिए। संदेश के इस उपरोक्त अंश तक भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वंश परंपरागत विनयशीलता, वाक्कटुता और राजनीतिज्ञता ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, परंतु केवल वाक्य निर्माण में ही उनका तत्कालीन ध्येय या उद्देश्य नीतिज्ञता के विरुद्ध था। वे उस अवसर पर असल कारण को निर्वस्त्र कर देना चाहते थे। ऐसा वास्तव में करना नहीं चाहिए था। जिन दूरगामी परिणामों का संकेत वे अपने संदेश में महाराणा को देकर उन पर विचार करने का परामर्श उन्हें दे रहे थे, उन पर उन्हें पहले स्वयं ही विचार कर लेना चाहिए था। परंतु महाराजा मानसी अपनी युवावस्था में थे, सम्राट अकबर के एक मान्य सेनाध्यक्ष थे और उस समय खासकर शोलापुर की विजय का सहीहरा सिर पर बांधकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। अतः उनके इस युवकोचित उत्साह को दोष भी नहीं दिया जा सकता। इस उपरोक्त संदेश का प्रत्युत्तर महाराज मानसी को वही मिला जिसकी महाराणा प्रताप के समान दृढ़ प्रतिज्ञ, स्पष्टवादी और साहसी नरेश से आशा की जा सकती थी। संदेशवाहकों ने आकर कहा, जब महाराजा स्वयं असल कारण से अवगत हो चुके हैं तो फिर उसे छिपाने के लिए भी कोई उचित कारण नहीं है। सचमुच ही महाराणा ने मुगल सम्राट के संबंधी राजपूतों से अपना जातीय संबंध विच्छेद कर दिया है। वे ऐसे किसी क्षत्रिय के साथ बैठकर भोजन करने में असमर्थ है जिन्होंने अपनी कन्याएं यवन वंश में दे रखी है, क्योंकि उनका विश्वास है कि जिन लोगों ने यवनों के साथ बेटी व्यवहार विवाह संबंध कर लिया है वे रोटी व्यवहार साथ बैठकर भोजन करने से तो क्या चूकते होंगे। लेकिन साथ में यह भी सच है कि महाराणा के सिर में इस समय दर्द भी कम नहीं है। महाराजा मानसी को यह स्पष्ट उत्तर सुनकर क्रोध का आ जाना स्वाभाविक ही था, परंतु निपुण और चतुर राजनीतिज्ञ लोगों में यही एक विशेषता होती है कि उनकी वाक कटुता उनका साथ क्रुद्धावस्था में भी बहुत दूर की सीमा तक भी नहीं छोड़ती। उन्होंने उपरोक्त संदेश के उत्तर में आंखों में ओझ परंतु होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अच्छी बात है। तब फिर यही समझ लिया जाए कि जो अपमानजनक चर्चाएं हमारे विरुद्ध घर घर और गांव-गांव में व्याप्त हो रही है वे निराधार और मिथ्या नहीं है, परंतु हमने कोई बुरा काम नहीं किया है। आम्बेर राज्य पीढ़ियों से चित्तौड़ का अनुवर्ती रहा है और भी पीढ़ियों तक रहता यदि वह स्वयं ही हमारी और खुद की रक्षा में असमर्थ सिद्ध नहीं हो जाता। बाप्पा रावल, समरसी और राणा सांगा के वंशजों के प्रति हम में आज भी पूज्य भावना और श्रद्धा विद्यमान है। बेशक हमने मुगल वंश के साथ बेटी व्यवहार कर लिया है, लेकिन क्यों? एक तरह से घलतो वंश की पवित्रता की रक्षा के लिए ही हमने मलेच्छ की वंश की यौन लोलुपता की वेदी पर अपने वंश की पवित्रता को भेंट चढ़ाया है, ताकि वह यौन लोलुपता की लपट राणा वंश तक न पहुंचने पावे। परंतु हमारे इस आत्म बलिदान का पुरस्कार यदि परित्याग और जातीय बहिष्कार के रूप में ही मिलता है तो फिर इतना निर्लज्ज तो हमें स्वयं राणा जी भी देखना नहीं चाहेंगे कि इस अपमान भरे भोजन को ग्रहण करने में हमें संकोच तक न हो, परंतु पर से भोजन का अपमान करके उठ जाना भी धर्म के विरुद्ध है। अतः हम अन्न देवता को नमस्कार करके इस रोटी के एक टुकड़े को अपनी पगड़ी में बांधे लेते हैं। यह अन्न देवता
हमारे शीश पर तब तक विद्यमान रहेगा जब तक हम राणा जी के सिर दर्द के लिए कोई कारगर दवा लेकर न लौट आवे। यह कहकर महाराणा मानसी अन्न के एक ग्रास को पगड़ी में बांध शेष अन्न को भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करते हुए थाल पर से उठ गए। कक्ष से बाहर होते होते उनके कान में ध्वनि पड़ी कि आने में विलंब न हो और यदि हो सके तो अपने फूफा अकबर को भी साथ ही लेकर आवे। कहते हैं उपरोक्त चुनौती राणा प्रताप ने खुद ने दी थी। वे स्वयं पास ही किसी कक्ष में उपस्थित थे और महाराजा मानकी कछवाहा कुलोचित कौटिक्तिया में गुम्फित दर्पोक्तियाँ सुन रहे थे। राजा मानसी के भोजन पर से उठकर चल देने के समय वे अपने धैर्य को संभाल नहीं सके और अपने मुख से उपरोक्त फूफा शब्द का प्रयोग होने से रुक न सका। ऊपर इस घटना को उद्धृत करने से पूर्व हम हिंदी के बाल बोध साला और ससुर के समान गाली कोश के शब्दों का विस्तृत विवेचन कर आए हैं। यह फूफा शब्द उपरोक्त साला शब्द का सुसंस्कृत स्वरूप मात्र है। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का साला न कहकर उसके पिता को उक्त व्यक्ति का साला कह देने के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग राजस्थानी में सामान्य रूप से प्रचलित है। इधर पूर्वीय राजस्थान में उक्त साला शब्द ही ने मामा का रूप धारण कर रखा है। तात्पर्य वही है जो फूफा शब्द के प्रयोग से है। इस स्थल पर राणा प्रताप के मुख से उच्चारित इस फूफा शब्द को महत्व देने के लिए हम इसलिए भी बाध्य हैं कि अन्यथा हल्दी घाटी के भयंकर युद्ध के लिए हमें कोई औचित्यपूर्ण राजनीतिक कारण प्राप्त नहीं हो रहा है। राणाओं के हाथ से चित्तौड़गढ़, कुंभलमेर और अन्य महत्वपूर्ण सभी दुर्ग एक एक करके छीन चुके थे। उनके अधिकार में अब केवल कैलवा और उसके आसपास का 40 कोस चौड़ा और इतना ही लंबा पर्वतीय प्रांत मात्र रह गया था। वह कुछ इतना महत्वपूर्ण भाग नहीं था कि उसके लिए सलीम के नेतृत्व में शाही फौजें भेजी जाती। इधर एक कारण और भी इस दिशा में आक्रमण न करने के पक्ष में विद्यमान था। चित्तौड़ दुर्ग के पतन के समय हुए अतुल नरसंहार की राशि को देखकर स्वयं अकबर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उधर एक तरह से उसने अपनी राजस्थान विजय की कामना को पूर्ण भी कर लिया था। कैलवा में राणा प्रताप का आधिपत्य एक प्रकार से नगण्य के समान था। अकबर के दृष्टिकोण से तो अब इतनी ही सी बात थी कि राजस्थान का एक सबसे बलिष्ठ सिंह अपनी मांद छोड़कर किसी एक गुफा में जा छिपा है, उसे वहां रहने दिया जाए। कुछ ही वर्षों की भूख प्यास या कष्ट भोग से उब कर सोने की पिंजड़े में आ जाएगा। उस गुफा में जाकर उस सिंह को छेड़कर व्यर्थ का नरसंहार करवाना या फिर से खतरा मोल लेना अकबर की दृष्टि में उचित न था। परंतु इस उपरोक्त फूफा शब्द ने महाराजा मानसिंह के हृदय में आग सी जला दी। सच तो यह है कि चित्तौड़ दुर्ग पर जो आक्रमण हुआ था वह सम्राट अकबर का राणाओं के विरुद्ध आक्रमण था और राजस्थान के अन्य राजपूत राजा लोग अकबर के सहायक थे। परंतु यह हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप का पारस्परिक युद्ध था, जिसमें शाही सेना सहायता के निमित्त महाराजा मानसिंह की प्रार्थना पर भेजी हुई सी थी और उस युद्ध का मूल कारण वही उपरोक्त फूफा शब्द मात्र था। इस हल्दी घाटी के युद्ध से करीब 50 वर्ष पहले कर्णवा के मैदान में महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा और सम्राट अकबर के दादा बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय बाबर के सैन्य बल के मुकाबले में राणा सांगा का सैन्य बल अथाह था। उस वक्त यदि नव्यास्त्रों का विचार छोड़ दिया जाए तो यह मजे से कहा जा सकता था कि राणा सांगा के साथ युद्ध करने का साहस करना बाबर के लिए दुस्साहस मात्र था। वह तो भारत के लिए एक कलंक का विषय था कि राणा सांगा के पक्ष में तुवर नरेश शिलादी के समान कपटी मित्र थे, जो ऐन मौके पर बाबर से जा मिले और अंत में राणा सांगा की सेना को तितर बितर होकर भागना पड़ा। इसी प्रकार हल्दी घाटी के इस युद्ध से पूर्व 8 वर्ष पहले राणा उदय सिंह के कार्यकाल में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग का विध्वंस किया, उस समय भी सम्राट के दल में जो तोपें और बंदूकें नव्यास्त्र थी,
उनका हिसाब यदि छोड़ दिया जावे तो कहा जा सकता था कि दोनों ओर की जोड़ बराबरी की थी। चित्तौड़ के पतन का कारण अकबर का केवल सैन्य बल ही नहीं था, प्रत्युत उसके नव्यास्त्र भी थे। उस युद्ध में राणा पक्ष के जयमल राठौड़ और पता चूड़ावत सरीखे वीर सेना नायकों का निधन स्वयं अकबर की संग्राम नामक बंदूक के निशाने से हुआ था। यदि इस नवीन अस्त्रों का प्रयोग इस दिशा से न होता तो शायद राणा पक्ष उस अवसर पर अकबर के सैन्य दल को परास्त तक करने में सफल हो सकता था। परंतु आज इस हल्दी घाटी के युद्ध के अवसर पर आज से 50 वर्ष पूर्व का दृश्य एकदम उल्टा लटक कर हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुआ था। सलीम के नाम मात्र के नेतृत्व में, यानी असल में महाराजा मानसी और महावत खां की सेनाध्यक्षता में भेजी गई अकबर की विशाल सेना के सामने राणा की सेना नगण्य के समान थी। यद्यपि इन विषम परिस्थितियों में भी राणा की सहायतार्थ 22,000 वीर एकत्रित हो गए थे, परंतु फिर भी मुगल सेना के सामने उनकी संख्या अल्प ही थी। राणा को यदि बल था तो केवल इस बात का कि उस प्रदेश की पर्वतीय जटिलताओं में वे एक प्रकार से अजेय थे। दूसरा, उन्हें विश्वास था कि उनका साहस किसी भी दशा में उनका साथ नहीं छोड़ने का। यह इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का निर्णायक युद्ध संवत 1632 विक्रम संवत की कार्तिक कृष्णा सप्तमी के दिन दोनों ओर से घमासान रूप से लड़ा गया। साधारणतया तो प्रायः नरेश मात्र की और खास तौर पर मेवाड़ के राणाओं की वह परिपाटी रही है कि अधिकतर वे लोग बड़े युद्धों में अन्यान्य सैनिकों के साथ कंधे से कंधा भिड़कर साधारण सैनिक की भांति ही युद्ध किया करते थे। सूरजमल और सारंगदेव के विद्रोह का दमन करते हुए राणा रायमल घायल हुए थे। बाबर के विरुद्ध कणुआ के मैदान में राणा सांगा को 22 घाव लगे थे। राणा विक्रमजीत और राणा उदय सिंह इस विषय में अपवाद बने रहे, परंतु इतिहास में उनको स्थान भी तद अनुरूप ही प्राप्त हुआ है। महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध में अपने अतुल पराक्रम का प्रदर्शन करने लगे। वे जिस भी दिशा में चले जाते शत्रु दल से मैदान को साफ किए बिना नहीं टलते। इस प्रकार मैदान साफ करते करते एक बार तो वे शाहजादे सलीम के हाथी तक पहुंच गए। उनके आज्ञाकारी अश्वत्थ चेतक ने संकेत पाते ही कूदकर अपने अगले दोनों पैर ठीक हाथी के हौदे तक जमा दिए। राणा ने अपने भाले से शाहजादे सलीम पर वार किया, परंतु हाथी के महावत ने शाहजादे के बदले अपने प्राण देकर सलीम की प्राण रक्षा कर ली। हाथी अनियंत्रित होकर सलीम को लिए रण क्षेत्र से भाग छूटा। रण क्षेत्र की इसी एक घटना ने मुगल दल के कान खड़े कर दिए। वे युद्ध के युद्ध महाराणा प्रताप पर टूट पड़ने लगे। ज्यों ही राणा एक युद्ध का सफाया कर पाते, उसके पहले ही दूसरा युद्ध उन पर आक्रमण करने पहुंच जाता। इस प्रकार महाराणा प्रताप के शरीर पर कुल मिलाकर 7 से अधिक घाव लग गए और समीप था कि यदि वे उस रण क्षेत्र में कुछ देर और ठहरे रहते तो वही वीर गति को प्राप्त हो जाते। उनके वीर साथी बार बार उन्हें युद्ध क्षेत्र से टल जाने की सलाह देते रहे, परंतु उन्होंने एक की भी नहीं मानी। ऐसा लगता था कि विजय की कामना छोड़कर वे वही धराशायी हो जाने का निश्चय कर चुके थे। इधर उनका प्रिय अश्वत्थ चेतक भी कम आहत नहीं हुआ था, परंतु उसने भी शायद उसी रण क्षेत्र में प्राण विसर्जन कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अन्यथा वह स्वयं ही अपने स्वामी को लेकर शाहजादे सलीम के हाथी के समान युद्ध क्षेत्र से टल जाता, परंतु वह भी किसी एक वीर का अश्व मात्र नहीं था, स्वयं एक वीर अश्व था। उसका निजी उद्देश्य भी उसी रण में प्राणोत्सर्ग करके अमर गति को प्राप्त करने का बन चुका था। जब सभी वीर साथी महाराणा प्रताप को युद्ध से टल जाने की सलाह देते देते हार गए, तो उन्हीं में से एक झाला राजपूत मन्ना ने अंतिम उपाय का प्रयोग किया। वीर मन्ना ने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह छत्र, छांगी और स्वर्ण सूर्य जबरदस्ती लेकर अपने सिर पर धारण कर लिए और अपने घोड़े को रण क्षेत्र की अधिक घमासान लड़ाई की दिशा में मोड़ लिया।
मुगल क्षत्रिय सेना जो राणा को इन्हीं चिन्हों के कारण पहचान सकती थी, अब मन्नाजी झाला पर टूट पड़ने लगी। इधर चतुर चेतक ने राज चिन्हों को अन्य किसी घुड़सवार सैनिक के सिर पर चमकते देखा तो उसे परिस्थिति की विषमता को समझने में देर न लगी। वह महाराणा प्रताप को लेकर रण क्षेत्र से विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। चतुर लोगों का कथन है कि यदि किसी कार्य को गोपनीय रूप से करना हो तो या तो उसे नितांत एकांत में करना उपयुक्त होता है या फिर किसी अति व्यस्त भीड़ के बीचों बीच। व्यस्त भीड़ में प्रायः सभी लोग अपने अपने कार्य की ओर मन को लगाए रहते हैं। वहाँ किसे फुर्सत होती है कि दूसरों के काम की ओर ताक लगाए बैठे रहे। परंतु इस मान्यता में एक दरार भी है। भीड़ कितनी ही व्यस्त क्यों न हो, उसमें कुछ लोग कामचोर और बैठे ठाले भी मिल ही जाते हैं और प्रायः ऐसा होता है कि कोई न कोई बैठे ठाले की दृष्टि उस गुप्त रूप से होने वाले कार्य पर पड़ ही जाती है। महाराणा प्रताप अपने प्रिय अश्वचेतक को विदिशा में दौड़ाए लिए जा रहे थे। भरे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच से किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। अगर नज़र पड़ जाती और वे पहचान लिए जाते तो किन्हीं 2-4 सैनिकों के लिए ही स्थान स्थान से आहत और क्षत विक्षत अंगों वाले महाराणा का वही वध कर डालना कठिन नहीं था। फिर भी राणा अपने आप को रण क्षेत्र की 100% आंखों से बचाकर नहीं निकल पाए। 2 मुगल सरदारों ने दूर से ही राणा को निकल भागते देख लिया और वे उनका पीछा करने लगे। चेतक ने ज्यों ही अन्य घोड़ों की टापों को अपने पीछे आते सुना, वह स्वयं ही दुगने वेग से भागने लगा। परंतु वह बेहद थका भी था और अंग अंग से घायल भी। पीछा करने वाली टापों की ध्वनि समीप से समीप तर सुनाई देने लगी। महाराणा प्रताप पहले देख चुके थे कि दूर पर 2 मुसलमान घुड़सवार उनका पीछा करते हुए घोड़ों को दौड़ाए चले आ रहे हैं। अतः वे शीघ्र से शीघ्रतर सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाने की धुन में चेतक को निर्ममतापूर्वक भगाए लिए जा रहे थे। ठीक इसी समय महाराणा प्रताप के कानों में पीछे की ओर से एक आवाज़ आई, ओ रे नीला घोड़ारा असवार। अपनी निजी राजस्थानी बोली में किसी को आवाज़ देते सुना तो महाराणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा, परंतु उस दिशा में तो एक प्रकार से जादुई परिवर्तनता था। महाराणा प्रताप का विश्वास था कि उनका पीछा शत्रु सेना के 2 मुगल सरदार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वे उन्हें दूर से आते देख भी चुके थे। अब जो आवाज़ सुनकर उन्होंने उस दिशा में देखा तो उन मुगल सरदारों के स्थान पर उन्हीं के भाई सगत जी समीप आते दिखाई दिया। यह सगत जी असल में महाराणा प्रताप के भाई ही थे। वर्षों पहले मेवाड़ से रूठकर वे स्वतंत्र आजीविका के लिए दिल्ली चले गए थे। मुगल राज्य से उन्हें कंधार की जागीर प्राप्त थी और इस समय वे सलीम के निजी अंगरक्षकों में थे। जिस प्रकार उन 2 मुगल सरदारों ने राणा प्रताप को रणस्थल छोड़कर भागते देख लिया था, संयोगवश सगत जी ने भी राणा को भागते और उन 2 मुगल सरदारों को उनका पीछा करते देख लिया। इस समय थे तो वे मेवाड़ की शत्रु सेना में, परंतु नैसर्गिक जातीय भावना कहाँ जाती। महान मुगल सम्राट का सामना करने का साहस ही एक ऐसा आकर्षण था कि प्रत्येक सच्चे राजपूत का हृदय महाराणा प्रताप का नाम मात्र ही सुनकर गदगद हुए बिना न रहता। सगत जी ने भी अच्छा अवसर हाथ आया देख अपने घोड़े को उन दोनों मुगल सरदारों के पीछे छोड़ दिया। मुगल सरदार महाराणा प्रताप से कुछ ही दूरी पर रहे थे कि सगत जी उनके सिर पर जा पहुँचे। मुगल सरदारों को उन्होंने वही एक एक करके मार गिराया और फिर राणा प्रताप का पीछा करने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर सगत जी की समझ में आ गया कि महाराणा यही समझे हुए हो कि उनका पीछा वही मुगल सरदार कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने शायद कुछ देर पहले देखा होगा। इसीलिए उन्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए निमित्त ही सगत जी ने उपरोक्त आवाज़ दी थी। सच तो यह है कि सगत जी संस्कृति प्रिय लोगों के लिए शक्ति सिंह ने जिस समय मेवाड़ का परित्याग किया था, उस समय उनका द्वेष भाव व्यक्तिगत रूप से महाराणा प्रताप, उस समय राजकुमार प्रताप के प्रति ही अधिक था।
राणा उदय सिंह के कार्यकाल में जब सगत जी की माता, जो सार्वजनिक रूप से बाईजी राज के नाम से प्रसिद्ध थी, राणा पर अपना प्रभाव खो चुकी थी और एक बार फिर महाराणा प्रताप की माता सोनगरी रानी का सितारा कुछ दिनों के लिए चमकने लग गया था। उन दिनों उक्त बाईजी राज को अपनी प्रत्येक इच्छा के लिए सोनगरी रानी के आगे पराजित होकर लज्जित होना पड़ता था। स्वाभिमानिनी रानी बाईजीराज इन लांछनाओं को सहन करने में असमर्थ थी। बाईजीराज अवसर आने पर अपने पुत्र सगत जी को राणा उदय सिंह के बाद राणा पद पर अभिषिक्त कराने की इच्छुक थे, परंतु उस इच्छा को फलीभूत होते न देखकर उन्होंने अपने पुत्र को साथ लेकर उदयपुर का परित्याग कर दिया। सगत जी भी उस समय नन्हे मुन्ने नहीं थे। वे अपनी माता की लांछनाओं को समझते थे। उन्होंने भी मन ही मन अवसर मिलने पर राणा प्रताप से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। मनोविज्ञान के अनुसार एक ऐसी श्रेणी के भी व्यक्ति होते हैं जो किसी के द्वारा अपना अहित होने पर तत्काल उन्हें इतना क्रोध आ जाता है कि वे अपने विचारों में उस शत्रु को कठोर से कठोर दंड देने की बात सोचने से नहीं चूकते, परंतु आगे चलकर जब सचमुच वैसा अवसर आ उपस्थित होता है तो उस समय स्वयं मौलिक रूप से शुद्ध प्रकृति के होने के कारण वे उन्हें उदार भावपूर्वक क्षमा कर देते हैं। इतना ही नहीं, यदि आवश्यक पड़ जाए तो वे उसका कुछ हित साधन तक करने से नहीं चूकते। सोचा जाए तो बदला लेने का यह तरीका क्या उस उपरोक्त तरीके से भी अधिक अपमानपूर्ण नहीं होता? प्रतीत होता है कि सगत जी इसी उपरोक्त प्रकृति के व्यक्ति थे। आहत और क्षत विक्षत अंग राणा प्रताप यदि उस दशा में सगत जी द्वारा युद्ध के लिए भी ललकारे जाते तो वैसी दशा में वे सगत जी पर विजय पा सकने की तो बात ही क्या, अपने प्राण बचा सकने में भी असमर्थ थे। आदर्शवादी लेखकों ने राणा प्रताप और सगत जी के इस मिलाप को राम भर मिलाप की उपमा दी है। हम अपनी कल्पना को इतनी दूर तक न भी ले जावे, परंतु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि सगत जी के जीवन में वह क्षण जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण था। इस क्षण में उन्होंने उस व्यक्ति की प्राण रक्षा में उदारतापूर्वक सहायता की जिसके कारण उन्हें अपने देश मेवाड़ के प्रति देशद्रोही होना पड़ा था। इस तथाकथित भरत मिलाप के स्थान को अमर करने में चेतक ने योगदान दिया। ज्यों ही राणा प्रताप रुके और चेतक पर से उतरकर सगत जी से वार्तालाप करने लगे, चेतक जमीन पर लेट गया। राणा प्रताप ने उसे जमीन पर लोटपोट होने की सुविधा देने के लिए ज्यों ही उसका तंग खोला, वीर अश्व ने अपने स्वामी की ओर करुणा दृष्टि से देखते देखते प्राण विसर्जन कर दिए। यह इतिहास प्रसिद्ध स्थान वही है जहां आज चेतक का चबूतरा बना हुआ है। चेतक का इस स्थान पर आकस्मिक देहांत मनोवैज्ञानिक के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर प्रकाश डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक किसी मनुष्य या प्राणी के सामने कोई न कोई ध्येय और उसे प्राप्त करने की तीव्र कामना विद्यमान रहती है, तब तक आगत मृत्यु भी उससे 3 हाथ दूर खड़ी रहती है और उस ध्येय की प्राप्ति के कारण या अन्य किसी प्रकार से उस कामना के प्रति तीव्रता के अभाव की राह देखती रहती है। और उसके बाद ज्यों ही मनुष्य के हृदय में शिथिलता ने स्थान पाया नहीं कि उसी के सहारे मृत्यु भी अपना काम बना लेती है। चेतक की चेतना में उस समय एक ही ध्येय था, अपने स्वामी को निरापद स्थान तक पहुंचा देना। इसी ध्येय की अति तीव्र कामना उसके सांसों की धमनियों को चलाए जा रही थी, अन्यथा उसकी मृत्यु तो हल्दी घाटी के रणस्थल में ही आकर उपस्थित हो गई थी। इस स्थल पर जब चेतक की मौन बुद्धि ने समझ लिया कि राणा प्रताप किसी शत्रु सैनिक से नहीं, एक सहायक बंधु से मिल रहे हैं, तो उसके प्राणों ने भी तत्काल आकस्मिक रूप से छुट्टी ले ली। कुछ भी हो, इस स्थल पर वीर चेतक की स्मृति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किए बिना आगे का प्रसंग छेड़ना या पढ़ना एक प्रकार की मानवीय अशिष्टता होगी। सगत जी ने चेतक के प्राण पखेरु उड़ते देख अपना उकारो नाम का अश्व
राणा प्रताप को दे दिया और स्वयं मृतक मुगल सरदारों में से किसी एक के घोड़े पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। परंतु जाते जाते वे एक मर्मस्पर्शी चुटकी काटने से चूके नहीं। उन्होंने राणा प्रताप से पूछा, आज रणस्थल से भागने में आपको इस बात का अनुभव तो हो ही गया होगा कि मनुष्य जब अपने प्राणों की रक्षा के लिए रणस्थल को पीठ दिखाकर भागता है तब उसके हृदय का क्या हाल होता होगा। इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सगत जी रुके नहीं। वे समझते थे कि राणा प्रताप के समान साहसी वीर को ऐसे मर्मस्पर्शी शब्द कह देने का क्या परिणाम हो सकता है, और उसी कल्पना प्रसूति परिणाम से अपने प्राणों को बचाने के लिए भागते हुए मानो वे अपने प्रश्न के उत्तर का अनुभव स्वयं भी कर लेना चाहते थे। हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध में राणा पक्ष के प्राय सभी प्रसिद्ध वीर काम आ गए। 500 से ऊपर तो राणा के भाई बेटों ने ही इस युद्ध में प्राण विसर्जन किए। ग्वालियर के निष्कासित नरेश राम सा इस काल मेवाड़ में अपने विखे कष्ट के दिन गुजार रहे थे। वे और उनका पुत्र खंडेर राव 350 वीरों के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पक्ष की ओर से लड़ रहे थे। वे सभी के सभी इस एक ही दिन में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उपरोक्त मन्नाजी झाला, जिन्होंने राणा प्रताप से राज चिन्ह छीनकर युद्धस्थली से उन्हें दूर चले जाने को विवश कर दिया था, इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साथ 150 वीर योद्धाओं में से एक भी रण में काम आने से शेष नहीं बचा। यह हल्दी घाटी का युद्ध तत्काल ही समाप्त नहीं हो गया, प्रत्युत यों कहना चाहिए कि यह उपरोक्त युद्ध तो लड़ाइयों की एक लंबी श्रृंखला का आरंभ मात्र था। हाँ, सलीम स्वयं तो उपरोक्त युद्ध के तत्काल बाद वापस लौट गया, परंतु महाराजा मानसी व महावलखा तथा उनकी सेनाएं यही पड़ाव डाले पड़ी रही। वर्षा के कारण जितने दिन युद्ध रुके रहता, अन्यथा कहीं न कहीं किसी न किसी और से आक्रमण हुए बिना न रहता। अगले ही माघ मास में कुंभलमेर पर सम्राट की सेनाओं का अधिकार हो गया। राजा मानसिंह ने धूमेत्रती और गोगुंदा के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इधर महावत खां और उसके अधीन सेनाओं ने उदयपुर को अधिकृत कर लिया। इतना ही नहीं, अगुणा पनघोरा से जो सहायता राणा को समय समय पर मिलती रहती थी, उस स्रोत को भी एक प्रकार से अवरुद्ध कर दिया गया। इधर खान फरीद नामक एक सेनाध्यक्ष स्वयं चावंड तक भी दक्षिण के मार्ग से जा पहुंचा। इस खान ने महाराणा प्रताप को जीवित बंदी बनाकर अकबर की सेवा में उपस्थित करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। महाराणा तो जीवित या मृत किसी अवस्था में हाथ नहीं आए, परंतु हाँ, इसी युद्ध श्रृंखला में फरीद का स्वयं एक अवसर पर ऐसी घाटी के बीच अवरुद्ध हो गया जिसमें से किसी भी दिशा से होकर बच निकलना उनकी सेना के लिए कठिन हो गया। अंततः उसी पार्वतीय बंदीगृह में उसकी सेना के एक एक सैनिक तक को प्राण विसर्जन करने पड़े। सच पूछिए तो यह चतुराई राणा के उन भील सहायकों की थी जिनके लिए आरवल्ली पर्वत का चप्पा चप्पा घर के सहन के समान अपना और जाना पहचाना था। राणा प्रताप की सैनिक स्थिति अब दिनों दिन क्षीण से क्षीणतर होती चली जा रही थी। छापामार युद्ध प्रणाली के सिवाय खुला युद्ध लड़ने की सामर्थ्य अब उनमें नहीं रही थी। इधर सम्राट पक्ष की सेना में जो मुसलमान या क्षत्रिय सैनिक थे, वे स्वयं इस छापामार प्रणाली से हैरान थे। जब और जहां वे देखते कि इस स्थल या समय में तो शत्रु दल के आ पहुंचने की कोई आशंका नहीं है, अतः वे जरा आराम की सांस लेने लगते, वही अचानक न जाने किधर से राणा अपने भील सैनिकों सहित आ धमकते और मुगल सेना का नाश करके पुनः पहाड़ों में अंतर्ध्यान हो जाते। महाराणा प्रताप और उनका परिवार यद्यपि किसी एक स्थल पर निश्चिंत होकर रहने नहीं पा रहे थे, परंतु वे शत्रु सेना की टुकड़ियों को भी किसी दिन और किसी भी स्थान पर चैन से रहने नहीं देते थे। अंततः मुगल सेनाध्यक्षों को
तंग आकर राणा प्रताप का पीछा करने वाली टुकड़ियों को वापस बुला लेना पड़ा। मेवाड़ के प्रत्येक मुख्य मुख्य दुर्ग पर तो सम्राट का अधिकार हो ही चुका था और महाराणा स्वयं उनके अधिकार में किसी भी भांति आ ही नहीं रहे थे। इस उद्योग में सिवाय सैन्य क्षति के अन्य कोई लाभ न देखकर निराश होकर उपरोक्त आज्ञा प्रदान करनी पड़ी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। महाराणा प्रताप की पुण्यमय जीवन गाथा का आरंभ करते समय शुरू में ही हमने उन्हें अपने युग का महात्मा गांधी कहा था। अपने उस कथन के औचित्य को सिद्ध करने के निमित्त इन दोनों महान विभूतियों में हमें दो सामान्य तत्वों के दर्शन स्पष्टतर हो रहे हैं। उन दो में पहला तत्व है असहयोग और दूसरा सत्याग्रह। हाँ, हिंसा अहिंसा के संबंध में इन दोनों की मान्यताओं में रात दिन का अंतर है, परंतु आदर्शवादी अहिंसा और व्यवहारिक अहिंसा में जो प्राकृतिक अंतर होता है उसका विशद विवेचन हम अन्यत्र कर आए हैं, उसे यहाँ दोहराना व्यर्थ होगा। महाराणा प्रताप का असहयोग काल वैसे तो उनके राज तिलक के दिन से ही शुरू हो जाता है। उन्होंने उन सभी राजपूत लोगों का बहिष्कार कर रखा था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुगलों से सामाजिक संबंधों द्वारा आबद्ध हो गए थे। इतना ही नहीं, मुगलों के उन संबंधियों से रोटी बेटी का व्यवहार तक रखने वाले उनके हिसाब से बहिष्कृत थे और उन सब के साथ किसी भी प्रकार का सहयोगपूर्ण बर्ताव रखना उन्हें सह्य नहीं था। आज के युग में जबकि जातीय बंधन जगह जगह से ढीले पड़ चुके हैं, तब चाहे हम इस उपरोक्त कदम का यथार्थ मूल्यांकन करने में असमर्थ भले ही हो, परंतु महाराणा प्रताप के युग में असहयोग की दिशा में यह एक प्रकार से अंतिम कदम था। उनके अनुसार बाबर, हुमायूं या अकबर अपराधी नहीं थे। वे तो विधर्मी और विदेशी थे और भारत में राज्य स्थापना के निमित्त आए ही थे। उन्हें तो येन केन प्रकारेण अपनी सत्ता की स्थापना करनी ही थी। उनकी दृष्टि में असल अपराध उन क्षत्रिय राजाओं का था जो इस देश के होते हुए भी हिंदू धर्मावलंबी होकर भी लोभ में पड़कर पतित हो रहे थे। सच तो यह है कि इतना बड़ा और कड़ा कदम उठा सकना उस काल में महाराणा प्रताप के साहस का ही काम था। स्वयं महाराजा मानसिंह इस बात का विश्वास नहीं कर पाए थे कि महाराणा प्रताप में इतना कठोर कदम उठा सकने का साहस हो सकता है, परंतु उनके उपरोक्त आतिथ्य दिवस से तो इस जातीय बहिष्कार या सांप्रदायिक असहयोग का ढिंढोरा भारत के घर घर में फिर गया। महाराणा प्रताप स्वयं जानते थे कि यह असहयोग कितने दूरगामी दुष्परिणाम ला सकता है, परंतु कर्तव्य अंततः कर्तव्य ही है। उसके पालन की आवश्यकता भले बुरे परिणामों को देखने की इजाज़त ही नहीं देती। राज तिलक से लगाकर हल्दी घाटी के युग तक का समय महाराणा के जीवन का असहयोग युग था, परंतु हल्दी घाटी की पराजय के बाद वही युग उनके सत्याग्रह के युग में परिवर्तित हो गया, जो आगे चलकर होने वाली भामाशाह की भेंट तक उनका परीक्षण कठोर से कठोरतर परीक्षण करता ही रहा। यहाँ पहुंचकर आज के पाठक का मस्तिष्क प्रश्न कर सकता है कि आखिर वह सत्य है क्या? वास्तव में अंतिम सत्य क्या है और क्या होगा, इस तथ्य से तो आज भी मनुष्य अनभिज्ञ है और आगे भी न जाने कितनी पीढ़ियों तक अनभिज्ञ रहेगा, या अंत में जाकर भी उसका ज्ञान मनुष्य को होगा या नहीं। बीच में ही मानव जाति या यह पृथ्वी स्वयं ही समाप्त हो जावे, कोई नहीं कह सकता। हम जब सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ सापेक्ष सत्य मात्र होता है। मनुष्य के आर्थिक स्वार्थों, वैज्ञानिक जानकारियों, दार्शनिक मान्यताओं और सामाजिक संबंधों में युग युग विकास होता रहा है। इसी विकास क्रम की सीढ़ियों में हमें हर नए युग में नए सत्य के दर्शन होते हैं। विगत युग की मान्यता प्राप्त सत्य घिस पीट कर मिथ्या में जा मिलता है। संपत्ति के वैयक्तिक स्वामित्व की रक्षा में मनुष्य ने उत्तरोत्तर विकसित 4 प्रकार के संगठनों का निर्माण आज तक किया या कर रहा है। इन संगठनों के आधारों का नाम ही सापेक्ष सत्य है। अति प्राचीन काल में प्रथम प्रकार का गोत्रीय संगठन ही मान्यता प्राप्त संगठन था। उस काल में सामाजिक रक्त संबंध ही एकमात्र सत्य था। कालांतर के बाद
मनुष्य की विकासशील बुद्धि ने खोज करके बताया कि सामाजिक रक्त संबंध मात्र ही सत्य नहीं है। सामाजिक संबंध जिन दार्शनिक मान्यताओं के बल पर उत्पन्न होते हैं वे मान्यताएं ही सत्य है। इस सत्य के प्रतिपादक भारत में गौतम बुद्ध और अरिहंत तथा अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब व यूरोप में जीसस क्राइस्ट आदि उत्पन्न हुए। इन सब ने गोत्रवाद को समाप्त कर संप्रदायवाद के सत्य को प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत में गौतम बुद्ध और अरिहंत दोनों ही एक प्रकार से विफल रहे, परंतु मध्य एशिया में मोहम्मद साहब के अनुयायियों की और यूरोप में ईसाई धर्म को मान्यताएं प्राप्त होती रही। इधर भारत में दार्शनिक मान्यताओं के आधार पर सांप्रदायिक संगठनों का महत्व तो बाप्पा रावल तक ने पहुंचा लिया था, परंतु उसका व्यवहारिक स्वरूप ठेठ महाराणा प्रताप तक भी अंगीकृत नहीं हो पाया था। भारत में राठौर, कछवाहा, सिसोदिया आदि आदि गोत्र अपनी अपनी खिचड़िए अलग ही अलग पकाने में व्यस्त थे। आविष्कार और उसके प्रचार में युगों तक का अंतर पड़ जाना संभव है। आज भी कई वैज्ञानिक आविष्कार यथा अणुशक्ति विषयक ऐसे हो चुके हैं जिनका विवरण अखबारों में पढ़कर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु उनका प्रचार शहर शहर और गली गली में तो होगा तभी होगा। यही हाल विचारों के आविष्कारों का है। विचार का आविष्कार तो कोई एक तीक्ष्ण बुद्धि विचारक कर जाता है, परंतु उस विचार के लोकप्रिय होने और उसको समाज में सर्वमान्यता मिलने में सदियों तक का समय लग सकता है। महात्मा गांधी के युग के आते आते पश्चिमी संसार में सांप्रदायवाद का सत्य भी घिस पीट कर मिथ्या हो चुका था। संप्रदाय के आधार पर बने संगठनों की अपेक्षा राष्ट्र को आधार मानकर संगठन की रचना अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक और शक्ति संपन्न होती है। महात्मा गांधी अपनी आयु भर इसी सत्य को हमारे गले उतारने का आग्रह करते रहे। वर्गवादी संगठनों के हिमायती समाजवादी देश रूस आदि इसी सत्य की खोज में ठीक आर्थिक स्तर तक पहुंच चुके हैं। उनके हिसाब से यदि संसार भर के मजदूर शोषित वर्ग एक हो जावे तो वह संगठन अंततो गत्वा व्यक्तिक और पारिवारिक संपत्ति के संरक्षण की दिशा में ही इतना शक्ति संपन्न हो जाए कि उनके मुकाबले में गोत्रीय, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय तीनों ही प्रकार के संगठन दुर्बल पड़ जावे। परंतु नेहरू मनवंतरीय दर्शन के सत्य का आधार समाज दर्शन, विज्ञान और अर्थ इन सब के मूल स्वरूप मानव जीवन पर आधारित है। आगे आने वाले युग का युग सत्य यही सत्य माना जाएगा। महाराणा प्रताप सांप्रदायिक सत्य के आग्रही थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय सत्य के, हमारे कम्युनिस्ट बंधु वर्ग सत्य के आग्रही है, तो नेहरू, नासिर, ख्रुश्चेव तथा स्वर्गीय कैनेडी आदि मानवीय सत्य के आग्रही। असल में देखा जावे तो उक्त चारों ही महान विभूतियों महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, मार्क्स और नेहरू एक पथ के बौद्धिक विकास के क्रम में चार स्टेशन मात्र है, एक दूसरे के आगे के। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है सत्यमेव जयते नानृतम, यानी विजय सदा सत्य ही की होती है, झूठ की नहीं। परंतु व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि सच की जीत होवे ही ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकांश अवसरों पर जाली दस्तावेजों और झूठी गवाहियों के आधार पर झूठे मुकदमे भी ऊपरी से ऊपरी अदालतों तक में जीत लिए जाते हैं। असल में सत्य सत्यमेव कहीं भी नहीं जीतता। सत्य में विजयी होने की शक्ति तो नैसर्गिक रूप से विद्यमान है अवश्य, परंतु वह चरितार्थ स्वतः नहीं होती। उसे चरितार्थ करने के निमित्त उस सत्य के प्रतिपादन में आग्रह बल की आवश्यकता अवश्य रहती है। दूसरे शब्दों में मानो सत्य स्वयं स्वार्थी के विश्वास का परीक्षण लेता है। सत्य स्वयं देखना चाहता है कि सत्यार्थी की मुझ में दृढ़ विश्वास आवश्यक मात्रा में है या नहीं, यानी उस सत्य को समाज द्वारा मान्यता दिलाने के लिए आप में कष्ट सहने की मात्रा किस हद तक है। महात्मा गांधी अपने जीवन में अंततोगत्वा
सफल सत्याग्रही सिद्ध हुए। महाराणा प्रताप भी अंततोगत्वा इस दिशा में सफल रहे। ऊपर कह आए हैं कि राज तिलक से लगाकर हल्दी घाटी के युद्ध तक का समय महाराणा प्रताप के जीवन में असहयोग का युग था और उसके बाद से लेकर देवार आदि दुर्गों की पुनर्प्राप्ति संवत 1583 या 1530 ईसा पूर्व तक का युग सत्याग्रह का युग। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति गुजरात की किसी रियासत के दीवान का पोता है, अतः जन्मते ही के साथ जिसे रेशम के या मखमल के कपड़ों में उठाया गया, चांदी के चम्मच से दूध पिलाया गया। शैशव और कौमार्य काल एक तरह से राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ। विलायत जाकर जिसने बैरिस्टरी पास की, वही युवक अफ्रीका के जेलों में साधारण कैदियों की तरह अपमान सहता है, गालियाँ सुनता है, पिटाई तक हो जाती है। किस कारण? उसका अपराध केवल यही है कि वह वहाँ काम करने वाले अपने देसी मजदूरों से हमदर्दी रखता है, उनके स्वार्थों की रक्षा के लिए सत्याग्रह करता है। उपरोक्त सभी प्रकार के कष्टों के बावजूद वह अपने विश्वास से नहीं डरता। क्या आप किसी भी माप से मापकर उसके इस सत्य के प्रति आग्रह की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं? अब इसी प्रकार दूसरी ओर अपनी कल्पना को उड़ने का फिर से अवसर दीजिए। एक नरेश और उनकी रानी है, दोनों ही विलासप्रिय। उनके घर में एक पुत्र जन्म लेता है, सबसे पहला पुत्र। क्या उसके लाड़ प्यार में या उसके लिए जुटाई जाने वाली सुख सामग्रियों में कोई कोर कसर संभव है? परंतु होश संभालते ही उसके सिर पर कांटों का ताज आ जाता है। यौवन काल के प्रथम 10 वर्ष 1568 ईसा पूर्व से 1577 ईसा पूर्व भयंकर संघर्ष में व्यतीत होते हैं। इसके आगे के वर्ष 1577 से 1586 ईसा पूर्व भयंकर से भयंकर कष्टों से सामना करते हुए, यहाँ तक कि राजकुमार और राजकुमारियाँ और रानियाँ तक उसकी आँखों के आगे दाने दाने तक के लिए तरसते नजर आते हैं। इतना होने पर भी वह अपनी आन सत्य के प्रति अपना प्रगाढ़ आग्रह नहीं छोड़ता। क्या हम और आप सभी मिलकर भी उसके सत्याग्रह की मात्रा का तोल जोख कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। और इसी कारण उपरोक्त दोनों व्यक्ति अमर है, एक महात्मा गांधी के नाम से तो दूसरा महाराणा प्रताप कहलाकर। इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के उन कष्टों के दिनों में आए उन दुर्लभ क्षणों का भी उल्लेख किया है, जबकि महाराणा ने एक दुखद घटना से प्रभावित होकर सम्राट अकबर को वश्यता स्वीकार कर लेने के संबंध में पत्र लिख दिया था। प्रथम तो हम बीकानेर नरेश राय सिंह के भाई कवि पृथ्वी सिंह राठौर के समान ही इस तथ्य की सत्यता में संदेह करेंगे, परंतु किसी कारण वश यदि यह सत्य भी हो और उक्त कवि की कविताओं द्वारा की पुनः प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपना सत्याग्रह चालू रखा हो, तो भी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ऐसे अपवाद भरे अवसर प्रायः सभी महान पुरुषों के जीवन में आया ही करते हैं। फिर भी यह तो सत्य है कि इस प्रकार निरंतर की निर्धनता और दैनिक कष्टों ने उन्हें मेवाड़ के पुनरुद्धार की आशा से निराश कर ही दिया था और वे अपने परिवार और संगी साथियों को लेकर सन 1585 ईस्वी सन पूर्व में राजस्थान का परित्याग कर सिंध में नया राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से चल पड़े थे। निर्धनता का यह प्राकृतिक लक्षण है कि वह मनुष्य के आत्मविश्वास का भक्षण निरंतर करती ही रहती है और जिस दिन मनुष्य का वह आत्मविश्वास का कोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, वह स्वयं ही समाप्त हुए बिना नहीं रहता है। महात्मा गांधी के आमरण अनशनों के व्यापक प्रभाव से जो लोग अवगत है, वे अनुमान लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप के इस राजस्थान परित्याग का प्रभाव कितना और क्या हो सकता था। राजस्थान का चप्पा चप्पा यद्यपि राणा के शत्रुओं के अधिकार में जा चुका था, राजस्थान की प्रजा का बच्चा बच्चा राणा के शत्रुओं के शासन में सांसें ले रहा था, सही, परंतु उन सब की आंखें महाराणा प्रताप की ओर लगी हुई थी।
आशा कितनी ही क्षीण क्यों न हो, पुनरुद्धार की दिशा में वही एकमात्र अवलंब शेष रह गया था। और आज वही एकमात्र अवलंब समाप्त होने जा रहा था। आशा का टिमटिमाता दीपक सदा के लिए बुझने की तैयारी कर रहा था। धन की सत्ता कितनी व्यापक और प्रबल होती है, इसका वास्तविक मूल्यांकन वही कर सकते हैं जिनके पास धन की राशि संचित हो। रोग का वास्तविक निदान और चिकित्सा का प्रबंध राणा प्रताप के पूर्वजों के दीवान के वंशज भामा शाह ने किया। भामा शाह समझ गया कि राणा प्रताप में अभाव किस पदार्थ का है। सद उद्देश्य है, साहस है, बल है, पराक्रम है। यदि नहीं है उनके पास तो केवल एकमात्र पैसा ही नहीं है। यदि उनके पास धन हो जाए तो उसके बल से सैनिक एकत्रित किए जा सकते हैं, युद्ध लड़े जा सकते हैं, विजय भी प्राप्त हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? अतः उन्होंने अपनी समस्त संचित धनराशि बिड़ला समुदाय के अनुरूप महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर समर्पित कर दी। बुझते दीपक में नई बाती कवि पृथ्वी सिंह राठौड़ की ओजस्वी कविताओं ने दी तो तेल भामा शाह ने। फिर क्या था? नए उत्साह के साथ नई सेनाएं एकत्रित की गई, नए जोश के साथ आक्रमण किए गए। सबसे पहले देबार के दुर्ग पर अधिकार किया गया। वहाँ के शासक शहबाज खां और उसकी सेना का एक भी सैनिक जीवित नहीं छोड़ा गया। उसके बाद कुंभलमेर और उसके पास की 32 चौकियों को अधिकृत किया गया। कुंभलमेर के तत्कालीन शासक अब्दुल्ला अपनी समस्त सेना सहित वही काम आया। उदयपुर भी इसी प्रकार राणा के अधिकार में आ गया। सारांश यह है कि चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सारा शेष मेवाड़ सन 1586 ईस्वी तक राणा के अधिकार में आ चुका था। इतना ही नहीं, राणा ने महाराजा मानसिंह से बदला लेने के लिए ही आम्बेर राज्य का मालपुरा प्रांत भी अपने अधिकार में कर लिया। महाराणा प्रताप का देहांत इसके 10 वर्ष बाद हुआ, परंतु उनके जीवन का वह काल शांति काल था। उनके कौमार्यकालीन जीवन में हमने रस नहीं लिया, उनके इस वृद्धत्व के काल में भी नहीं ले गए। परंतु हाँ, पाठकों से एक प्रश्न अवश्य करेंगे, क्या सन 1586 मेवाड़ के लिए वही और वैसा ही हर्षोल्लास का वर्ष नहीं था जैसा कि सन 1947 महात्मा के लिए?